फजीहत हो रही है। जी हां, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी फजीहत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इजरायली संसद तक मोदी के कारनामों पर सवाल उठ रहे हैं और जिस कांग्रेस को नरेंद्र मोदी बार बार सवाल उठाने के लिए देश विरोधी करार देते हैं, उसी की पोल राहुल गांधी ने खोलते हुए नरेंद्र मोदी को बताया है कि ये इंडिया है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। जी हां, नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने बताया है कि नरेंद्र मोदी जी, ये भारत है, इंडिया है, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, यानी उत्तर कोरिया नहीं है। नॉर्थ कोरिया यानी तानाशाह किम जोंग उन का देश, जहां एक के अलावा किसी और की नहीं सुनी जाती है, न कही जाती है। वहां सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी की बात चलती है और नाम है किम जोंग उन। जी हां, किम जोंग उन। जी हां, किम जोंग उन नहीं है, ये उनका देश नहीं है और न ही नरेंद्र मोदी किम जोंग उन है। कुछ ऐसा ही माहौल मोदी सरकार ने भी अब बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक बड़ी सी पोस्ट लिखी है। उस पोस्ट में क्या कुछ लिख रहे हैं वो जरा ये देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में धकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा और जेल ये लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। देश की गौरवशाली महिला पहलवानों ने बीजेपी के प्रभावशाली नेता पर लगे गंभीर आरोपों को निष्पक्ष जांच की मांग की। उनकी पुकार को बदनाम किया गया, आंदोलन को कुचला गया और उन्हें सड़कों से जबरन हटाया गया। एक बलात्कार पीड़िता के समर्थन में इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुआ। न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा मानकर हटा दिया गया। युवा कांग्रेस ने देश का अहित करने वाले यूएस ट्रेड डील का शांतिपूर्ण विरोध किया तो उन्हें देश विरोधी बताकर गिरफ्तार कर लिया। अब जब आम लोग जहरीली हवा के खिलाफ खड़े हुए तो पर्यावरण की चिंता को भी राजनीति कहकर दबा दिया गया। जब किसानों ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन किया तो उन्हें देश विरोधी करार दिया गया। आंसू गैस, रबर की गोलियां, पानी की बौछारें और लाठियां, यही संवाद का माध्यम बना। जब आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के हक के लिए खड़े हुए तो उन पर भी शक की नजर डाली गई, मानो अपने अधिकार मांगना अपराध हो। यह कैसा लोकतंत्र है जहां कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम सवालों से डरते हैं, जहां असहमति को कुचलना शासन का स्वभाव बनता जा रहा है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेह रहती है। मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, भारत है। जब सत्ता खुद को राष्ट्र समझने लगे और असहमति को दुश्मन, तब लोकतंत्र मर जाता है। जी हां दोस्तों, तब लोकतंत्र मर जाता है। आप जानते हैं कि पीएम मोदी इस समय इजराइल में हैं। कल उन्होंने वहां संसद को संबोधित किया, यानी इजरायली संसद, क्नेसेट जिसको कहते हैं, उसको संबोधित किया था। लेकिन उसमें भी जिस तरह उन्होंने केवल इजराइल पर हमले का जिक्र किया और गजा पर इजराइल के 3 सालों से चल रहे हमले को पूरी तरह नजरअंदाज किया, लाखों निर्दोष लोगों, मासूम बच्चों की मौत, इन सब पर एक शब्द नहीं कहा। उसके बाद पूरी दुनिया में यह संदेश जा रहा है, और या कहें तो यह संदेश जा चुका है कि भारत ने अपनी विदेश नीति को चेंज कर दिया है, बदल दिया है और खुलकर अमेरिका और इजराइल के साथ भारत खड़ा हुआ है। मोदी को अभी इसकी वजह से जो भी फायदा मिले, चाहे ट्रेड डील के कारण या एप्स्टीन फाइल्स में होने वाले खुलासे से बचने का मौका मिले, लेकिन भारत को इसमें काफी नुकसान होगा, यह तय है। क्योंकि अमेरिका कभी हमारा हितैषी नहीं रहा है और यह बात नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को समझनी चाहिए। बल्कि अमेरिका को इस बात की तकलीफ रही है कि भारत उसके सामने सिर उठाकर क्यों खड़ा होता रहा।
लेकिन अब नरेंद्र मोदी के कारण अमेरिका समझ रहा है कि हमें झुका दिया गया है। नरेंद्र मोदी के कारण अमेरिका समझ रहा है और ये भारत को झुका दिया गया है, अमेरिका ने हमें झुका दिया है। वहीं भारत के पारंपरिक दोस्त रूस, ईरान, फिलिस्तीन, इन सब से दूरी हमारी बन रही है, जो आगे जाकर हमारा नुकसान करेगी। विदेश नीति के साथ साथ देश के लोकतंत्र को भी मोदी सरकार ने कुचल दिया है। अभी आपने राहुल गांधी की पोस्ट देखी, आज उसी का जिक्र करते हुए अभिषेक सिंघवी ने, जी हां, अभिषेक मनु सिंघवी जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, वकील भी हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कुछ कहा है, जरा सुन लीजिए अभिषेक सिंघवी को कह क्या रहे हैं। मेरे पास पूरा उनका वक्तव्य है। शांतिपूर्ण विरोध अपराध नहीं है, लोकतंत्र की आत्मा है। ये एक वाक्य गांधी जी ने कार्यान्वित किया था 100 साल पहले। सवाल पूछना लोकतंत्र की कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लोकतंत्र जब मजबूत होता है, जब सरकार आलोचना सुनती है, जवाब देती है और जवाबदेही रखती है। हम भारत में हैं, इस गौरवशाली देश में हैं और यहां के गौरवान्वित नागरिक हैं। हम नॉर्थ कोरिया में नहीं हैं। और यह समझना आवश्यक इसलिए है क्योंकि इस सरकार की पहचान पिछले 10-11 साल से हर संस्था में ऐसी रही है। आखिर कभी पहले आपने सुना कि 150-140 सांसद को एक साथ निरस्त या निलंबित किया गया? कभी आपने देखा किस प्रकार के सस्पेंशंस और क्रूर एक्शन लिए गए क्योंकि प्रश्न पूछा गया, गणतंत्र में विरोध करने का अवसर नहीं दिया लीडर ऑफ अपोजिशन को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पैटर्न है, ये एक बार की बात नहीं है। तो पैटर्न क्या है ये समझा रहे थे अभिषेक मनु सिंघवी। आपको बता दूं कि सिंघवी जी ने आज यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के एआई समिट में हुए विरोध पर बताया कि किस तरह इसमें गलत दलीलें पेश की जा रही हैं। आइए जरा सुन लीजिए ये भी। It is wrong, as some of my esteemed friends on the ruling side have again and again tried to mislead by saying, आप अगर किसी के घर के अंदर घुस जाएं तो वो क्या अतिक्रमण नहीं होता है, ट्रेसपास नहीं होता है, गलत नहीं होता है? ये बिल्कुल अनुपयुक्त उदाहरण है। कोई किसी के घर में नहीं घुसा, घर होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी। भारत मंडपम प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। भारत मंडपम एक पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जगह है। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके 3 भाग हैं। एक अंदर है जहां समारोह होता है, एक एकदम बाहर है बिल्डिंग के, और बीच में एक दालान है, एक पोर्टिको है, एक लॉबी है। उसको आप सबसे ज्यादा कहें तो सेमी पब्लिक प्लेस कह सकते हैं, सेमी सार्वजनिक। उसको घर के साथ एनालॉजी देना कोई उपयुक्त होता है? और अगर जवाबदेही कोई मांगता है तो वो सेडिशन नहीं होता, आतंकवाद नहीं होता। आप ये कह सकते हैं कि मैं किसी और तरीके से विरोध करता, आप किसी और गलत तरीके से कर रहे हैं, शर्ट नहीं उतारिए या शर्ट उतारिए। ये 2 मत हो सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी फौजदारी, कोई भी कानून, क्रिमिनल कोई भी उल्लंघन नहीं कह सकते। तो ये घर में अगर आप किसी के घर जाकर ऐसा करते हैं तो चलिए वो कानूनन गलत है, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर आपने विरोध प्रदर्शन किया तो ये कतई ये कानूनन गलत नहीं है। ये बात देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं। बहरहाल अब अदालत में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध में दी जा रही दलीलों पर क्या फैसला आता है, इस मामले में किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, यह देखना होगा। लेकिन शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में इस बार मोदी सरकार की बड़ी फजीहत ऑलरेडी हो रही है, हो चुकी है कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के सिलेबस में क्लास 8th की 8वीं क्लास की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, करप्शन इन जुडिशरी
जी हां, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का चैप्टर डालने पर मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। एनसीईआरटी ने इस पर माफी तो मांग ली, लेकिन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने साफ कर दिया कि यह इतना हल्का मामला नहीं है जिसे एक माफी से भूला जा सके। अदालत में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह चैप्टर तैयार करने में शामिल लोगों को भविष्य में मंत्रालय की किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं किया जाएगा। इस पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह बहुत हल्की सजा हो सकती है। उन्होंने इसे सोची समझी चाल बताया और कहा कि वो इस मामले पर स्वतः संज्ञान लेंगे। आप जानते हैं कि एनसीईआरटी तो सरकार के निर्देश पर काम करती है, तो क्या सोची समझी चाल चलने की बात मोदी सरकार के लिए कही गई है? क्या मोदी सरकार न्यायपालिका से लोगों का भरोसा हटवाना चाहती है? यह एक गंभीर चिंतन का मुद्दा है दोस्तों। और यहां पर जब न्यायपालिका, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट, यहां कह रहे थे जस्टिस सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि न्यायपालिका पर भरोसा बना रहे, यह काम मेरा है और इस न्यायपालिका का चीफ मैं हूं, यह मेरी जिम्मेदारी बनती है। और एनसीईआरटी ने जो काम किया है उसमें इस चैप्टर को डालकर, यानी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और उसके कई उदाहरण वहां दिए गए उस चैप्टर में, उसको डालकर आपने कहीं ना कहीं न्यायपालिका को ठेस पहुंचाया है। और उसके लिए सिर्फ यह नहीं हो सकता कि जिन्होंने इस चैप्टर को लिखा उसको हम अपने मंत्रालय में नौकरी नहीं देंगे। इसके बाद देश के शिक्षा मंत्री साहब धर्मेंद्र प्रधान साहब भी आए, उनका बयान भी आया है। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हम जांच कर रहे हैं, हम दोषी को सजा देंगे। लेकिन जो भी है, किताबें जो जितनी बिक गई हैं उसके बारे में भी कहा गया कि जितनी किताबें, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 32 किताबें अभी बाकी है वापस लेनी, लेकिन बाकी सारी किताबें आ चुकी हैं। लेकिन यहां पर बात यह भी आई, जो माल्या बागची की पीठ भी थी, इस पीठ में वो भी थे, इस बेंच में, तो उन्होंने भी कहा कि लेकिन डिजिटली जो सब कुछ जा चुका है उसको आप कैसे वापस लाएंगे। तो यहां बहुत ही सख्त यहां सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन किस पे है? मोदी सरकार पर। यहां एनसीईआरटी मतलब क्या? नरेंद्र मोदी की सरकार। तो नरेंद्र मोदी की सरकार कैसे, चाहे वो इजराइल का मामला हो, चाहे ये कोर्ट का मामला हो, चाहे यूएस ट्रेड डील का मामला हो, या दिल्ली पुलिस का मामला हो, सब में कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार की चौतरफा फजीहत हो रही है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। किस तरह मोदी सरकार की फजीहत हर जगह हो रही है, आज इसकी चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आए। देखिए, 4 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, मुकेश कुमार सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। अमलेंदु जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यहां राहुल गांधी के उस ट्वीट को भी आपने देख लिया, लंबा चौड़ा ट्वीट है, लेकिन बहुत ही गंभीरता से उस ट्वीट को लिखा गया है। बहुत शोध परख ट्वीट कह सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने ऊपर से लेकर नीचे तक और आखिर में जो बातें लिखी हैं, और वो लाइनें कि नरेंद्र मोदी जी, ये नॉर्थ कोरिया नहीं, ये भारत है, ये इंडिया है, इसको नॉर्थ कोरिया बनाने की कोशिश मत कीजिए। और हर पहलू को छुआ है, टटोला है, उन्होंने रख दिया राहुल गांधी ने। उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए, जिसमें तस्वीर अभिषेक सिंघवी साहब की दिखाई दे रही है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक तस्वीर आज दिखाई दी, और सुप्रीम कोर्ट को हम लोग लाइव करते रहे हैं हमेशा, और वो तस्वीर सीजेआई की। क्या कहेंगे, चौतरफा फजीहत या कुछ और? राजीव जी, चौतरफा फजीहत ही से कहा जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो फजीहत अपनी मानती कहाँ है? कितनी भी फजीहत हो जाए, प्रधानमंत्री की कितनी भी फजीहत हो जाए, लेकिन फजीहत मानते हैं नहीं, वो मानने वाले हैं भी नहीं। अब इजराइल गए हैं तो वहां भी फजीहत करवा के ही आ रहे हैं, आएंगे लौट के। फजीहत तो हो ही रही राजीव जी। अब वहां बोलने के लिए प्रधानमंत्री खड़े हुए वहां के संसद में, और पूरा विपक्ष उठकर चल दिया जैसे ही बोलने के लिए खड़े हुए, नारेबाजी करता हुआ। तो ये एक तरीके से देखा जाए राजीव जी, फजीहत ही है। लेकिन प्रधानमंत्री इसको अपनी फजीहत समझे या ना समझे, लेकिन भारत का अपमान तो हुआ इस तरीके से।
भाई भारत का प्रधानमंत्री अगर किसी देश की संसद को संबोधित करने के लिए जाए और वहां का विपक्ष जो है उसके जैसे वो बोलने के लिए खड़ा हो, नारेबाजी करता हुआ बाहर निकल कर चला जाए, तो ये उस देश का अपना अंदरूनी मामला तो हो सकता है वहां का, लेकिन अपमान किसका हुआ? भारत का अपमान हुआ। नरेंद्र मोदी की खुद की क्या हैसियत है कि वहां जाकर वो संसद को संबोधित करते? भाई जो भी हैसियत है वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे है। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन के समय विपक्ष उठकर चला जाए राजीव जी, तो ये मुझे लगता है कि भारत का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल जाकर करवाया है। लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं होंगे, क्योंकि वो तो बता रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम करके आ रहे हैं, नेतन्याहू उनके गले पड़ रहे हैं, वो नेतन्याहू के गले पड़ रहे हैं। तो गले पड़ने की डिप्लोमेसी खूब हो रही है। और कल आपने कहा था कि अब कार में बैठने की डिप्लोमेसी भी हो गई है, तो कार में बैठने की डिप्लोमेसी भी हो रही है। लेकिन राजीव जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए हैं इजराइल, और वहां जो बातें प्रधानमंत्री ने कही और जो बातें नेतन्याहू ने कही, दोनों बातों का सार राजीव जी ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जो है वो फजीहत करवाई है इजराइल जाकर। क्योंकि नेतन्याहू ने ये कहा राजीव जी कि जब आपने जो था संकट के समय कोई बहाना नहीं बनाया, आप इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे, जबकि सब जो थे वो बहाना बना रहे थे। इसका मतलब सीधा सीधा राजीव जी है कि जिस समय इजराइल जो था वो गजा में नरसंहार कर रहा था, उस समय नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हुए थे, जबकि सारी दुनिया जो थी वो इजराइल के खिलाफ खड़ी हुई थी। ये एक तरीके से साफ संदेश जो है वो नेतन्याहू ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं तो वहां जाकर आप इजराइल पे हुए हमले की तो आप निंदा करते हैं, लेकिन गजा पर जो हमला इजराइल ने किया उसके बाद बारे में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और आप हमास के खिलाफ भी वहां जाकर बोलते हैं, जबकि हमास को भारत सरकार जो राजीव जी वो आज तक आतंकवादी नहीं मानती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाकर जो कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या वो भारत सरकार की बात कह रहे हैं या वहां व्यक्तिगत तौर पर कुछ कह रहे हैं? अगर व्यक्तिगत तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं और बीजेपी के नेता के तौर पर कह रहे हैं, तो इस यात्रा का सारा खर्च जो है वो भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री की सैलरी से वसूल किया जाना चाहिए। और अगर भारत की तरफ से बोल रहे हैं तो भारत सरकार का आधिकारिक स्टैंड जो है आप उसके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं जाकर? तो ये राजीव जी सवाल, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फजीहत खूब करवाई है भारत की इजराइल जाकर। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है राजीव जी, बहुत गंभीर टिप्पणियां जस्टिस सूर्यकांत ने की। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि साजिशकर्ता जो है कौन है और इसके पीछे मकसद क्या है, और मेरी जिम्मेदारी है, अदालत की इसकी जिम्मेदारी है कि न्यायपालिका की छवि खराब करने की जो कोशिश की जा रही है उसको हम बचाएं। और ये पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला जो है, इसको कहा जस्टिस जय माल्या बागची ने। तो राजीव जी आज बहुत गंभीर तरीके से टिप्पणियां हुई, और ये भी कहा गया कि भाई जो उनके डायरेक्टर ने जो जवाब दिया, जो स्पष्टीकरण दिया, वो उसका बचाव करने वाला था जो किताबों में छापा गया जुडिशरी के बारे में। यानी वो कहीं से भी ये नहीं था कि आप अपनी गलती मान रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है, आपने उसका बचाव करने की कोशिश की। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। ये एक तरीके से अदालत का मंतव्य समझा जा सकता है कि अदालत ने ये मंतव्य दिया कि ये जो किताब छापी गई और उसमें जो चैप्टर शामिल किया गया कि करप्शन इन जुडिशरी, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। ये राजीव जी सीधे सीधे अगर देखा जाए तो चेतावनी मोदी सरकार के लिए ही है, क्योंकि एनसीईआरटी खुद में कुछ है ही नहीं। शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग के तहत जो है वो किताबें छपती हैं, वो एक विभाग है, अब वो किताबें छापता है। जाहिर सी बात है कि बिना सरकार की मर्जी के ऐसा कुछ नहीं छप सकता। अब ये धर्मेंद्र प्रधान आकर कुछ भी बातें करें कि साहब उसको दंडित किया जाएगा, उसको हटा दिया गया है, जिसने भी ये किताब तैयार की थी किसी और कमेटी में नहीं लिया जाएगा, ये सब बातें राजीव जी बचाव करने की हैं। लेकिन आपका जो मकसद था जुडिशरी पे हमला करना, उसमें एक तरीके से देखा जाए तो आप कामयाब हो गए, क्योंकि अब सारे देश में चर्चा हो रही है कि एक ऐसी किताब छापी गई जिसमें जुडिशरी पर सीधे सीधे हमला किया गया। और जिन दो घटनाओं का उसमें जिक्र किया गया उस किताब में राजीव जी, वो तो सीधे सीधे ये बताने की कोशिश थी कि सरकार तो बहुत ईमानदार है, लेकिन अभी तक तो पंडित नेहरू सरकार को काम नहीं करने देते थे, अभी सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को काम नहीं करने देता, सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट है। ये संदेश देने की कोशिश जो थी उस चैप्टर के जरिए राजीव जी की गई थी। ये किसी एक लेखक या किसी एक कमेटी का काम नहीं हो सकता जब तक कि ऊपर से सरकार की इस तरीके की कोई शय ना हो, उसके इशारे पर ही ये किया गया है। लेकिन राजीव जी अब सरकार के इशारे पर किया गया हो या जैसे भी किया गया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को समझ रहा है कि ये सरकार के इशारे पर ही किया गया है, इसीलिए सरकार को नोटिस इशू किया गया है, उनसे जवाब मांगा गया है। 9 मार्च को इसकी अब आगे सुनवाई होगी, तब देखते हैं आगे क्या आता है, या सिर्फ टिप्पणियां करके भी सुप्रीम कोर्ट रह जाता है। चूंकि जिस तरीके से एक सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंकी गई,
एक सीजीआई को जो है बीजेपी के सांसद ने कहा कि देश के अंदर गृह युद्ध भड़का रहे हैं, और उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया था वो किसी भी तरीके से अच्छा नहीं कहा जा सकता। और राजीव जी, मुझे लगता है कि हिम्मत इसीलिए बढ़ी, पहले जो था वो पत्थर जो है, वो कंकड़ जो है, वो तालाब में मारकर देखा गया कि लहर कितनी उठती है। तो वो जस्टिस संजीव खन्ना के लिए बीजेपी के सांसद द्वारा ये कहना कि सीजीआई इस देश में गृह युद्ध भड़का रहे हैं, और उसके बाद दूसरे सीजीआई के ऊपर चप्पल फेंका जाना, तो उसके जरिए ये टेस्ट किया गया कि न्यायपालिका इन घटनाओं का किस तरीके से प्रतिवाद करती है। और जब देखा गया कि इसका प्रतिवाद ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, प्रतिवाद हो ही नहीं रहा है, बल्कि इसको समझा जा रहा है कि चलो ठीक है, धूल है वो हमने झाड़ दी, इस तरीके से देखा जा रहा है, तो फिर ये इतना बड़ा हमला किया गया। और ये संस्थागत हमला राजीव जी, एक संविधान के तहत जो एक व्यवस्था है, सरकार है, उसने संविधान के एक दूसरा अंग जो है उसके ऊपर जोरदार हमला ये किया है, और इसमें किसी ने राजीव जी कोई शर्म जो है वो दिखाई नहीं। तो ये शर्म निरपेक्ष सरकार जो है राजीव जी, ये मानने को तैयार नहीं है, लेकिन खिली हुई चौतरफा है। सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें खुलनी चाहिए कि आप लोग वहां से बैठकर जिस तरीके की टिप्पणियां कर देते हैं, अब आप रोहिंग्या को लेकर टिप्पणी कर दें, एक जो राजीव जी वो चीफ मिनिस्टर है उसके खिलाफ मुकदमा पहुंचता है पीआईएल, तो आप पीआईएल कह देते हैं जाइए आप हाई कोर्ट में जाकर सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट पीआईएल क्यों नहीं सुनेगा? भाई आपने क्यों नहीं सुना उसको? मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप क्यों नहीं सुनेंगे? उसके हाई कोर्ट क्यों जाएगा? फिर आप बता रहे हैं कि साहब इसके अंदर लैकुना है, ठीक तरीके से ये याचिका दायर नहीं की गई। अरे जस्टिस पीएन भगवती ने तो आदेश दिया था कि अगर एक पोस्ट कार्ड पे भी आ जाएगा तो भी वो पीआईएल है। तो आप कैसे जो, या तो आप उसको खारिज कीजिए कि जो पीआईएल की व्यवस्था है वो हम खारिज करते हैं, आप उसको बिना खारिज किए आप डाइस पे बैठ कर टिप्पणी कर देंगे। तो राजीव जी, इन सारी चीजों से सरकार ने अंदाज लगा लिया कि जुडिशरी शायद कोई प्रतिवाद नहीं करेगी, तब जुडिशरी पर हमला कर दिया जाए। तो अभी तक पंडित नेहरू काम नहीं करने देते थे, अब उसमें एक नाम और जुड़ गया है, वो है न्यायपालिका का। अब राजीव जी, राहुल गांधी ने जो आज ये लंबा चौड़ा ट्वीट किया, और इस ट्वीट के साथ साथ जो आज केरल में राहुल गांधी ने बातें कही हैं, वो लगभग राजीव जी एक से ही बातें हैं। ऐसे आप जो जिक्र अभी एक मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा का, हाँ, उसको हाई कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, बहुत खतरनाक टिप्पणी, बहुत गंभीर टिप्पणी है, जिसको संज्ञान में अगर लेते हैं, वहाँ की सरकार अगर लेती है तो उनको माफी मांग लेनी चाहिए तत्काल मुस्लिम कम्युनिटी से भी। क्योंकि नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मियाँ लोगों को 5 रुपए की जगह 4 रुपए दो, इन मियाँ लोगों को यहां से भगाना है, ये सारी बातें वो कर रहे थे। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुख्यमंत्री के जो भाषण रिकॉर्ड पर लाए गए हैं वो पहली निगाह में विभाजनकारी प्रवृत्ति के दर्शाते हैं। ये ऐसे विचार हैं जो समाज को तोड़ने या अलग करने की भावना पैदा करते हैं। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी है। अब फैसला क्या आता है अलग चीज है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अभिषेक मनु सिंघवी इसमें सुनवाई में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की तरफ से यही इसको कर रहे हैं। सीयू सिंह हैं, मीनाक्षी अरोड़ा हैं, और इन लोगों ने भी अपनी दलीलें पेश की। और यहाँ और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है ये टिप्पणी की सुनवाई इसमें कि मुख्यमंत्री के जो भाषण रिकॉर्ड पर लाए गए हैं वो पहली निगाह में विभाजनकारी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, जो समाज को तोड़ने या अलग करने की भावना पैदा करते हैं। ये कहना ये छोटी मोटी बात नहीं है अमलेंदु जी, तो अपनी बात क्लोज कीजिए, फिर आता हूं। बिल्कुल, हाँ, ये बिल्कुल छोटी मोटी बात नहीं है, हाईकोर्ट की गंभीर टिप्पणी है। अब हाईकोर्ट भी उस पर क्या करता है देखना है। मुझे लगता है राजीव जी की जो जिस तरीके के मुख्यमंत्री के भाषण हैं उसके आधार पर तो उनका मताधिकार जो है वही रद्द कर दिया जाना चाहिए, और हो सकता है कि हाईकोर्ट जिस तरीके का कोई फैसला भी करे। बाकी अब करता है नहीं करता वो देखा जाएगा, चूंकि आप सीधे सीधे एक समुदाय को लक्षित करके आप टिप्पणी कर रहे हैं। और उससे ज्यादा, इस टिप्पणी से भी ज्यादा खतरनाक तो वो था राजीव जी, जो ट्वीट जो था वो किया गया, फिर उसको डिलीट कर दिया गया कि आपने गौरव गोगोई को जो है दिखाया कि ये मियाँ हैं और आप जो है वो ट्रिगर दबा रहे हैं और निशाना आप वहां लगा रहे हैं। तो बहुत गंभीर है राजीव जी। लेकिन राहुल गांधी ने जो आज कहा है राजीव जी, और ट्वीट भी किया है, वो सीधे सीधे इस सरकार की आंख में आंख डालकर ये बता दिया है कि आपकी ये दमनकारी प्रवृत्तियां जो हैं वो इस देश के लोकतंत्र को नेस्तनाबूद नहीं कर सकती हैं। हम भारत को उत्तर कोरिया नहीं बनने देंगे, आपको किम जोंग उंग नहीं बनने देंगे। आप अपने मन के अंदर कुछ भी सपना पाले रहिए, लेकिन इस देश के अंदर लोकतंत्र को जिंदा रखना इस विपक्ष का जो काम है वो इसके जरिए करता रहेगा। आंदोलन होते रहेंगे और आंदोलनों को आप इस पुलिस तंत्र के जरिए
पुलिस स्टेट बनाकर कुचल नहीं सकते। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, बहुत कुछ है। देखिए, अभी असम के मुख्यमंत्री की बात आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट में एनसीईआरटी पर सरकार सीधे घिरी हुई है। यहां भले आप मुखौटा एनसीईआरटी का पहनाकर और खुद को मोदी सरकार अपने आप को अलग करने की कोशिश करे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, ये हम नहीं भूल सकते। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ये हम कैसे भूल जाएंगे? ये तो सच्चाई है। और शिक्षा मंत्री के डिपार्टमेंट, उनके मंत्रालय के अंदर आता है एनसीईआरटी। तो कैसे हम छोड़ दें कि नहीं, ये कहें कि नहीं जी ये तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का डिपार्टमेंट है, ये तो नहीं कह सकते। तो एक तो ये फजीहत, और दूसरी फजीहत वो दुनिया के तमाम अखबारों, अलग अलग आप देख लीजिए, तमाम अखबारों में तमाम विश्लेषकों ने नरेंद्र मोदी की जो भाषण है, उस भाषण पे जो टिप्पणियां हैं विश्लेषकों की, उससे साफ नजर आता है कि आपको हमास आतंकवादी नजर आता है, आपको यूपीए के काल में मुंबई हमला नजर आता है, लेकिन आपके कार्यकाल में पहलगाम और पुलवामा नजर नहीं आता, उसका जिक्र आप नहीं करते हैं। आपको यहां आईवाईसी के कार्यकर्ता जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वो आतंकवादी नजर आते हैं, लेकिन उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस अभी तक एफआईआर लोड नहीं करती, अपलोड नहीं करती। चल क्या रहा है? और ऐसे में राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये नॉर्थ कोरिया नहीं बनने देंगे, तो गलत क्या कह रहे हैं प्रशांत जी? देखिए, राहुल गांधी ने नया मोर्चा खोला है, और ये नया मोर्चा जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का मोर्चा है, विचारों की आज़ादी का मोर्चा है। भारत के संविधान का मूल मंत्र है। और ये जो लड़ाई है, अब इसको कैसे आगे बढ़ती है ये देखना होगा। लेकिन ये एक मोर्चा था जो छूटा हुआ था, और इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी की मंशा, उनके एक्शंस, उनकी सरकार के, वो भारत को नॉर्थ कोरिया ही बनाने में लगे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन का एसआईआर भी इसी दिशा में है। नॉर्थ कोरिया में भी चुनाव होते हैं राजीव जी, वहाँ भी इलेक्शन कमीशन है। रूस में भी चुनाव होते हैं, वहाँ भी इलेक्शन कमीशन है। चीन में भी चुनाव होते हैं। फर्क इतना है केवल कि वहाँ विपक्षी पार्टियां नहीं होती हैं। यही मॉडल नरेंद्र मोदी का है। तो अब राहुल गांधी ने जो नई लड़ाई छेड़ी है, अब इसको आगे कैसे ले जाते हैं ये देखना होगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, क्योंकि ये लड़ाई देश के तमाम हिस्सों में लड़ी जा रही है। तमाम युवा, एक्टिविस्ट, पत्रकार, कल्चरल लेखक, कवि, फिल्म मेकर, सब इसके भुक्तभोगी हैं। सब जेलों में जाते हैं। ये पुलिस राज का जो एक चल रहा है सिस्टम, इस पुलिस राज को चैलेंज करने की जरूरत थी। अब इसको इफेक्टिवली एक कैंपेन की तरीके से कैसे वो आगे बढ़ता है ये देखना होगा। दूसरी बात कि जो एनसीईआरटी का मामला है, जरा याद कीजिए राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्ट बताने के अलावा एनसीईआरटी ने नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में और क्या क्या किया है। हिस्ट्री की रीराइटिंग की है। हिस्ट्री की रीराइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप अपनी पार्टी के विचारधारा एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में डाल रहे हो। मुगलों के बारे में, नेहरू के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, तमाम विचारधारा के हिसाब से एनसीईआरटी किताबों में आप डालते हैं। इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी की किताब में क्या छपेगा ये हाईएस्ट लेवल पे फैसला होता है। ये एक्सीडेंटल नहीं हो गया। जब आप मुगलों का चैप्टर गायब करते हो, जब आप हिस्ट्री को रीराइट करते हो, तो ये फैसला वैचारिक है। और एनसीईआरटी की किताबों में क्या छपेगा ये सरकार और पार्टी के हाईएस्ट लेवल पे तय हो रहा है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल कैंपेन आप चला रहे हो एनसीईआरटी के किताबों के जरिए जी। ये मैं नहीं मान सकता कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी आ गई उसमें आपत्तिजनक, और जुडिशरी में करप्शन को लेके बात आ गई 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये फैसला कोई किसी सिलेबस बनाने वाले ने, कोई बुक राइटर ने अपनी मर्जी से लिख दिया, ये नहीं है।
ये पिछले ट्रेंड को देख के लगता है कि हाईएस्ट लेवल पे फैसला हुआ है और सुप्रीम कोर्ट को एक मैसेज देने के लिए किया गया है। कई तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार अलग अलग ढंग से सुप्रीम कोर्ट को, जुडिशरी को मैसेज देती रही है। ये मैसेज देने के लिए ही फैसला हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को भी अपने आप को जरा दामन अपने भी देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को, ये सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को जूता फेंका गया। इस सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले ये कह दिया गया कि आप अडानी और अंबानी की अदालत है। इस सुप्रीम कोर्ट में बहुत तरीके से चीजें हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन उस पर नहीं लिए। और सबसे जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा का केस, ये क्लासिक केस था सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट को संवैधानिक तौर पे ये अधिकार नहीं है कि वो रिजेक्ट कर दे कि हम सुनेंगे ही नहीं। भारत के संविधान का आर्टिकल 32 भारत के हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करने का अधिकार देता है। ये कोई प्रिविलेज नहीं है, ये कोई ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है, कोई रूल नहीं है, ये अधिकार है, मूल अधिकार है ये आर्टिकल 32। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आर्टिकल 32 भारत के संविधान का हार्ट एंड सोल है, आत्मा है उसकी। और अगर सुप्रीम कोर्ट उस पर कुछ करता नहीं, कहता कि आप हाई कोर्ट जाइए हम नहीं सुनेंगे, और इतनी सीरियस बात कि एक मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है वीडियो में जो मुसलमान को राइफल से गोली मार रहा है, और ये कोई थर्ड पार्टी वीडियो नहीं था, ये उस मुख्यमंत्री की पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से जारी हुआ था। और हेमंत बिस्वा शर्मा के जरा पिछले बयान, जिसकी चर्चा भी आप कर रहे थे कि मियाँ लोग, वो रिक्शा वाला 5 रुपये मांगे तो उसको 4 रुपये दो, इस तरीके की नफरती भाषा वो बोल रहे हैं, जिसको अब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उस पर कड़ा रुख अपनाया है ऑब्जर्वेशन में। लेकिन ये कोई एक पहला मामला नहीं था। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट क्या दलितों के साथ इस देश के खड़ा हुआ है। जिस आनन फानन में आपने 10% EWS का कर दिया और तब 50% की लिमिट आपको ख्याल नहीं आई, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट को डाइल्यूट करता है। यही सुप्रीम कोर्ट आरक्षण के मामले पे एक रुख नहीं लेता, सख्त रुख, तब उनको 50% की सीलिंग याद आती है। यही सुप्रीम कोर्ट अभी UGC का मामला आया जब, तो इस सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया, जो मामला जुड़ा हुआ है सीधे सीधे भारत के वंचित वर्ग के आत्मसम्मान से, और जिसमें सीरियस घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पायल तड़वी घटना हो, चाहे वो रेहुत वेमुला घटना हो, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स हुए हैं, उस पर अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे कर देता है उसको, तो सुप्रीम कोर्ट किसके साथ खड़ा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट इस देश की माइनॉरिटीज के साथ नहीं खड़ा हुआ है। बिना ट्रायल के लोग जेलों में हैं। यहां तक हो गया कि उमर खालिद को पिटीशन विड्रॉ करनी पड़ी कि हमको कोर्ट बेल देगा ही नहीं। अब उसके ऊपर जो फैसला किया कि 1 साल तक तो आप बेल अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट को भी जरा अपने अंदर, अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि क्या जो भारत की संविधान ने उनको वो स्थान दिया है कि आपको नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी है, भारत के संविधान की रक्षा करनी है, उसमें क्या वो खरे उतर रहे हैं? ये बहुत गंभीर मामला है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया NCERT के मामले पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर भी गिरेबान में भी झांके और जो संवैधानिक मंशा है, जो संविधान ने उनको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का पालन करें और पालन करते हुए दिखाई दें। ये तो बड़े मशहूर एक मतलब कहावत है ना,
और जूरिस्प्रूडेंस की भी है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। तो कहाँ दिख रहा है न्याय होता हुआ? इस देश के दलितों के साथ, इस देश की माइनॉरिटीज के साथ, महिलाओं के साथ, कमजोर वर्गों के साथ कहाँ होता हुआ दिख रहा है? हमने देखा ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला, हमने देखा अभी कुलदीप सिंह सेंगर का मामला, हमने देखा गुजरात में जो रेप कन्विक्ट थे उनको छोड़ दिया गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी को जरा अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि वो किसके लिए बैठे हुए हैं। क्या वो भारत के संविधान का मैंडेट को पालन कर रहे हैं? ये बड़े गंभीर सवाल सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए राजीव। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, गंभीर सवाल है, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना चाहिए कई सारे सवाल, और इन सवालों का जवाब आखिर कहां से आएगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में जो कुछ चल रहा है और उस पर अपनी टिप्पणी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दी है उसको भी समझते हैं जरा शकील जी आपके पास आता हूं, फिर मुकेश जी आपके पास आ रहा हूं। और शकील जी, क्या यहाँ आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ज़रा ये बताइए। राहुल गांधी ने जो आज ट्वीट किया है उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूँगा, और टिप्पणी थोड़ी सी इजराइल गए हुए हमारे प्रधानमंत्री पर भी चाहूँगा आपसे। लेकिन सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उस पर। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका सीधा उद्देश्य था कि अपनी सॉलिडरिटी, अपनी एकजुटता यूथ कांग्रेस के साथ दिखाना। अभिषेक सिंघवी ने यही कहा कि पूरी कांग्रेस जो है उनके साथ खड़ी हुई है, और ये जो बातें कर रहे हैं गोदी मीडिया, बीजेपी, दूसरे लोग, ये क्रिमिनल नहीं हैं। इन्होंने कोई देशविरोध का काम नहीं किया है। उन्होंने यूथ को बधाई दी सीधी सीधी कि हम यूथ को बधाई देते हैं, और राहुल का पूरा ट्वीट जो है उन्होंने दोहराया इसी बात को मजबूत करने के लिए। तो सिंघवी आज बड़ी मजबूती के साथ सामने आए थे और यही बताने आए थे कि कांग्रेस इस लड़ाई को छोड़ेगी नहीं और इसको पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। और सिंघवी ने जो ये कहा उसी बात को आज असम हाई कोर्ट ने सही ठहराया। सिंघवी ने कहा कि देश के विभाजन की बात कर रहे हैं, लड़कों के जरिए फूट डालने की बात कर रहे हैं। इनके मन में भी ये विचार नहीं होगा जो आरोप इनके ऊपर लगा रहे हैं। और वो बात असम हाई कोर्ट ने कहा कि ये काम तो हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, काम कर रहे हैं उनके मुख्यमंत्री बीजेपी के हेमंत शर्मा बिस्वा, और आरोप लगा रहे हैं यूथ कांग्रेस के लड़कों के ऊपर। उन्होंने ये बात बड़े स्पष्ट तौर पे कही कि जो आरोप लगे हैं, जो धाराएं उन्होंने एक करके सारी सुनाई, प्राइवेट लैंड में घुसने की, प्राइवेट घर में घुसने के लिए होता है। कि प्राइवेट घर नहीं है भारत मंडपम, सार्वजनिक स्थल है। जरूरत कांग्रेस को थी कि हम सब साथ खड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी दल भी साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा ये छोटी बातें होती हैं मगर सहयोगी दल भी जो है सारे साथ खड़े हुए हैं। दूसरी बात, ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है इसमें एक और खास पहलू है। एनसीए की उसी 8वीं क्लास की किताब में सिर्फ जुडिशरी में भ्रष्टाचार है यही चैप्टर नहीं है, उसमें यह भी लिखा है कि मेडिकल क्षेत्र में भी गलत होती है। आपका वीडियो काफी डाउन हो रहा है शकील जी, वीडियो डाउन हो रहा है आपका। एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए, आपके पास आता हूं, दोबारा रिकनेक्ट कीजिए और फिर मुकेश जी आप माफी चाहूंगा, तब तक आपके पास आता हूं मुकेश जी, जरा आपसे समझूं। बात जुडिशरी की भी हो रही है, वो विश्वसनीयता की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ विश्वसनीयता की कमी मोदी सरकार में दिखाई देती है जुडिशरी के ऊपर भी, और इसीलिए आज जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट है वो नाराज दिखाई दे रहा है। ये जरा आपके जरिए समझना चाहता हूं कि आखिर चल क्या रहा है इस सरकार के अंदर खाने। तो पहली बात मैं सुप्रीम कोर्ट की करूं, फिर मुझे इजराइल की कुछ कहना है। सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही गई हैं ये जुबानी कही गई,
यहां तक कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में भी जो बातें कही गई हैं वो जुबानी कही गई हैं। और इत्तेफाक देखिए कि कोई जो ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे कोर्ट से जो बातें जुबानी कही जाती हैं, जब एक्शन लेने की बारी आती है तो सब नदारद होता है। और इस बात को बहुत विस्तार से हम लोगों ने SIR से जुड़ी हुई कार्रवाई पे बहुत गहराई से देखा है, बहुत गहराई से देखा है। और इसी तरीके से आप देखें कि जो ये स्थिति आज कैसे बनी है। अगर आप जो NCERT की किताब में जो बात आई उसकी गहराई में हम जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट अगर अधूरा फैसला देगी, गलत फैसला देगी, तो उसके ये अंजाम तो होंगे ही होंगे, वजह जो भी रही हो। अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के दिए गए फैसले में उसे इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराते हैं, लेकिन उस इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल गतिविधि से जो धन उगाही हुई, मैं उगाही शब्द ही बोलूंगा, तो उस धन उगाही को जो है उस मामले में क्या कानूनी कार्रवाई हुई? कानूनी कार्रवाई आपको कहां दिख रही है? जहां अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं कि आपको ये दिख रहा है कि साहब ये जो लड़के विरोध कर रहे हैं ये तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मोदी जी के लिए तो हर सरकारी चीज प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है मोदी सरकार के लिए, और यही लोकतंत्र के लिए सबसे घातक और विध्वंसक है। तो उस लिहाज से तो लोकतंत्र सिर्फ कागजों पर रह गया है। लोकतंत्र का जो असली एसेंस है, जिसका सबसे बड़ा कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, जिसकी बात प्रशांत कह रहे थे आर्टिकल 32 की, जो संविधान की आत्मा है, उसके प्रोटेक्शन में कहां खड़ा सुप्रीम कोर्ट हमें दिख रहा है। हेमंत विश्व शर्मा को एक तरफ रखिए, उमर खालिद का मामला देख लीजिए, दर्जनों ऐसे मामले हैं, कहां दिख रहा है? इसका मतलब है कि क्या हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी तमाम संवैधानिक संस्थाओं की तरह वो भी रीढ़ विहीन बना दिया गया है, बन गए वहां के जजेस, जबकि उनको संविधान में सुप्रीम प्रोटेक्शन हासिल है। इस तरह का माहौल अगर बना लिया जाएगा तो अब आप बताइए ना कि इंसाफ के लिए आप क्या करेंगे। हाँ, एक चीज जरूर सकारात्मक है इस पूरे के पूरे परिदृश्य में, वो ये है कि अब देश में ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं। उसकी एक छटा हम लोगों ने देखी है यूथ कांग्रेस के उन नेताओं के रूप में जिन्होंने अपना विरोध किया, ये जानते हुए भी कि उनकी कहीं सुनवाई नहीं होने वाली, लेकिन उन्होंने अपने विरोध के अधिकार को खत्म करने से, मान लेने से इनकार कर दिया। इसी तरीके से जो हम लोग देखते हैं कोटद्वार की घटना है उत्तराखंड में, जहां मोहम्मद दीपक खड़ा होता है एक व्यक्ति कि नहीं साहब गलत को हम गलत कहेंगे। ये जो ट्रेंड है, यही बस इनके आंखों की जो है वो कहें कि नींद हराम करने के लिए काफी है। इसी तरह से, इसीलिए उन बातों को, सारी बातों को राहुल गांधी जब एड्रेस करते हैं तो इस सरकार की स्थिति सबसे खराब होती है। अगर राहुल गांधी की हरकतें, उनका काम, उनकी, तो भैया उनके खिलाफ करो ना कार्रवाई, डालो उनको जेल में। मैंने पहले भी आपके मंच पे ये बात कही है, वो हिम्मत क्यों नहीं लाते हो? किसी के खिलाफ झूठ फैलाते रहोगे, क्योंकि इनका उद्देश्य झूठ फैलाने का ही है। ये राहुल गांधी पे सीधे हाथ डालने की तो उन्होंने बहुत सारी कोशिशें कर ली, कहीं से भी ये कामयाब नहीं हुए और उनको खामोश नहीं करवा पाए। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी तरफ आप देखिए कि इजराइल आप जाते हैं, वहां का जो लोकतंत्र है, और वहां के लोकतंत्र में वहां की विपक्षी पार्टियां संसद के अंदर अगर आपका बहिष्कार करती है नारेबाजी करते हुए, तो ये सब आपकी क्या भारत की बेइज्जती है? और आपकी बेइज्जती आपके सरकार के कामकाज की है कि आपको इस बात का सेंस पहले से क्यों नहीं था? आपकी विदेश नीति में, आपके विदेश नीति के जो वहां लोग मौजूद हैं विदेश मंत्रालय के, उन्हें इस बात का इल्म और एहसास पहले से क्यों नहीं था कि प्रधानमंत्री को यहां एक ऐसा प्रोटेस्ट देखना पड़ेगा संसद के अंदर? आप किसी देश की संसद को संबोधित करने जा रहे हैं, और ये अपने आप में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। यहां हमारे यहाँ राष्ट्रपति का, राज्यपाल का अभिभाषण होता है, उसका थोड़ा विरोध करते आदमी तो किस तरह की बातें होती है, और वहां क्या स्थिति हो रही है हमारे प्रधानमंत्री के साथ। जबकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमारे प्रधानमंत्रियों को स्टैंडिंग ओवेशन मिलता है, लोग लंबी लंबी उनकी बातें सुनते हैं, उसकी तारीफ होती है, सारी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन यहां क्या हमें देखने को मिल रहा है इजराइल के अंदर? और वजह क्या है? वजह है भारत सरकार की जो नीति है, जो विदेश नीति है, उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो इस ढंग से चलाई जा रही है कि मेरी मर्जी, वो मेरी मर्जी वाले स्टाइल की जो विदेश नीति है, जिसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच में, एक दौर से दूसरी दौर के बीच में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, और नतीजा हमारे आपके सामने है। तो ये जो चीजें हैं ये बेहद चिंताजनक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आप देखिए,
अब आप हम लोगों को जो एक उम्मीद थी, एक आम जनता को जो उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कुछ करेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना दायित्व निभाएगा, वहां से भी आपको मायूसी मिलती है। जितने भी आप महत्वपूर्ण देखे, आए दिन सुप्रीम कोर्ट में भी जजों को ऐसा देखने में लगता है कि उनको भी अगले दिन दिखने वाली और छपने वाली हेडलाइन में उनकी रुचि ज्यादा है। वरना जजेस की बातें ऑर्डर के रूप में सामने आनी चाहिए। ऑर्डर के रूप में अगर सामने आ रही होती तो इस तरह के दिन हमें नहीं देखने पड़ते। ये 12 साल में जो चीजें हमारे सामने हुई है, ये एक एक ईंट जोड़ी गई है, तब जाके यहां हम पहुंचे हैं। वरना आप देखिए ना, खुले आम आपको कोई संविधान की वो तमाम परिभाषाएं, कानून की तमाम बातें, कुछ नहीं आपको दिख रहा। जब जिस मर्जी में आएगा आप सुन लेंगे। आपने क्यों सुना एनसीईआरटी का मामला? आपकी मर्जी हुई। आपने असम के मामला क्यों नहीं सुना, हेमंत विश्व शर्मा के खिलाफ था? आपकी मर्जी हुई। आपकी मर्जी है, आप महाराष्ट्र के मामले में कोई डिसीजन देंगे, मर्जी होगी नहीं देंगे। ये जिस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का भी जो पतन हुआ है हमारे आपके आंखों के सामने देखते देखते, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका भी पतन उसी ढंग से वेल प्लान्ड, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल डिजाइन तरीके से किया गया है जिस तरीके से बाकी संवैधानिक संस्थाओं का पतन किया गया है। अब ऐसे में एक ही उम्मीद है, और वो ये है कि जब जनता सड़क पे खड़े होकर के जनता कहेगी कि हम इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और उसकी छटा हम लोगों ने देखी है पिछले दिनों, उसका बहुत व्यापक होना, बहुत बड़ा होना आवश्यक है। लेकिन विकल्प वही है। अब आप ये सोचिए कि आप किसी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म से, इस देश में कानून के राज से जुड़ी हुई जो संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आपको इंसाफ मिल सकता है, वो तो नहीं होने वाला। आपके सामने नैरेटिव क्या दिया गया है? हम जो कह रहे हैं वही सच है, हमारा बुलडोजर सच है, हमारे लिए कानून की कोई अहमियत नहीं, हमारे लिए अदालत की कोई अहमियत नहीं, हमारे लिए प्रक्रिया की कोई अहमियत नहीं, हम ही प्रक्रिया है। कहां कार्रवाई हुई भाई? लोकसभा के अंदर सांसद को जिस तरह की अभद्र बातें कही गई, क्या उसके खिलाफ कभी कार्रवाई देखी हम लोगों ने? उसको तो आपने आगे चल के चुनाव भी लड़वाया। सब कुछ हमारे आपके सामने। आप देखिए ना कि जितनी भी नागवार घटनाएं हैं, जितनी भी गैर कानूनी, अनडेमोक्रेटिक, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, जितनी भी इस तरह के बिहेवियर हमें सत्ता तंत्र की तरफ से आते हुए दिखते हैं, उसमें कहीं भी कभी भी हम लोगों का एक घटना बता दीजिए कि जब जिसमें इस देश के इंस्टीट्यूशन ने कोई एक्शन लिया है और वो एक्शन इफेक्टिव और फ्रूटफुल रहा है, या उससे कुछ मैसेज गया है। अभी क्या लगता है आपको, यहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट कुछ करके दिखा देगा? माफ कीजिएगा, जो ट्रैक रिकॉर्ड हम देख रहे हैं, आज जितनी बातें कही हैं सब ओरल बातें हैं, होगा कुछ नहीं। और होने की जब स्थिति आएगी उससे पहले न जाने क्या क्या हो जाएगा। जज को यहां से वहां ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा और उसकी बेंच बदल दी जाएगी और न जाने क्या क्या हो जाएगा। सब कुछ हम देख चुके हैं जी। तो ये जो स्थिति है, यह आपने कानून के राज को जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा है, सत्यानाश किया है उसका, ये उसी का फॉल आउट है। आज की तारीख में हालत यह बना दी गई है कि जो व्यक्ति सत्ता तंत्र के रहमो करम के ऊपर है वो तो ठीक है, जी लेगा, अन्यथा किसी का पता नहीं है कि उसका क्या अंजाम होने वाला। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, जरा आना चाहता हूं जल्दी से। शकील जी, आपकी आवाज उस समय नहीं आ रही थी ठीक से, अपनी बात आगे बढ़ाइए। जी, अब आ रही है? अब ठीक है? जी बिल्कुल। तो हम ये कह रहे थे कि जुडिशरी पे करप्शन का जो पाठ है, जिस 8वीं की किताब में लिखा है, उसी में सिर्फ यही नहीं है, उसमें यह भी है कि डॉक्टर लोग गलत ऑपरेशन कर देते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस गलत होती है। उद्देश्य क्या है? सारी की सारी संस्थाओं को, सारी की सारी चीज़ों को संदेह के घेरे में ले आओ। अभी जो मुकेश जी कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जुडिशरी का पतन या किसी भी संस्था का पतन ये स्वतः नहीं हुआ है, ये सब एक डिजाइन के तौर पे करवाया गया है। और जज लोया के बाद में जुडिशरी क्या, सब डरे हुए हैं। तो ये जो है करप्शन जुडिशरी में सिर्फ इसीलिए पार्ट डाला गया है ताकि लोगों का विश्वास जो है उस संस्था से उठ जाए। अपनी लकीर जो छोटी सी है वो बड़ी कैसे दिखे? सारी संस्थाओं की, सारे व्यक्तियों की, सबकी लकीरें घिसो, सबकी लकीरें छोटे करो। मेन काम ये है इनका, 12 साल से यही कर रहे हैं वो, और उसी के तहत ये पार्ट डाला गया। अभी क्या कह रहे हैं? नई खबर चल रही है पूरे गोदी मीडिया में कि मोदी जी ने कहा था, मोदी जी को मालूम था
अरे मालूम था तो किताब हटवा क्यों नहीं ली? सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल को क्यों कहना पड़ा? तब जाके कार्रवाई हुई है। आपको अगर मालूम था, और आपको यह मालूम था कि एनसीईआरटी की किताब में ये पाठ है, और ये नहीं मालूम था आपको कि यूजीसी ने क्या रिकमेंडेशन की है, कह रहे थे मुझे मालूम ही नहीं है कि कौन से नए नियम बन गए। मतलब अपनी सुविधा के हिसाब से चाहे जो खबर चलवा देते हैं। देश में इस समय हर संस्था को बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है, और उसी के तहत जुडिशरी पे ये इतना बड़ा हमला हुआ है कि बच्चे 8वीं का बच्चा कितने साल का होता है? 5 साल में फर्स्ट में आ जाता है, 13 साल का पहला टीनेज शुरू होता है उसका। तब से उसके दिमाग में एक घर कर जाए कि जुडिशरी में भ्रष्टाचार होता है, इसे विश्वास नहीं करो। किस पे करो? मोदी जी पे करो, बीजेपी पे करो। ये जो है मामला डॉक्टरों ने उठाया है इसको कि मेडिकल के बारे में क्या कहा गया है। मेडिकल में भी बहुत गलतियां होती हैं, हर जगह होती हैं गलतियां, कहां नहीं होती गलतियां, सब जगह हैं गलतियां। लेकिन उसके जरिए आप पूरी संस्था को, एक जो विश्वास लोगों में होता है उसको खत्म कर दो। बच्चों में आदर्श पैदा किया जाता है, सकारात्मकता पैदा की जाती है, विश्वास पैदा किया जाता है। आप तो नकारात्मकता पैदा कर रहे हैं हर चीज के प्रति। कैसा देश बन जाएगा ये बहुत ही खतरनाक है। आज राहुल केरल में थे, पेरावूर में। कांग्रेस ने तय किया था कि वो कुछ किसान रैलियां करेगी। पहली भोपाल में हुई, दूसरी एक केरल में हुई, इसके बाद अब एक यवतमाल में होगी महाराष्ट्र में, और फिर 9 मार्च को गंगानगर में होगी। आज राहुल ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, नई बात बोली केरल में। उन्होंने कहा जो अभी 30 लाख फाइलें और बची है की बात होती थी, राहुल ने कहा 35 लाख है जी, और बड़े साफ तौर पे कहा, स्पेसिफिकली कहा कि इसमें मोदी के बारे में है। नेता प्रतिपक्ष कह रहा है राहुल गांधी किसे मोदी के बारे में है। और ये जो 2 नाम सामने आए हैं, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का, ये कुछ नहीं है, ये तो मोदी को धमकाने के लिए हैं। और मोदी डर गए, सिर्फ इसलिए हैं कि मोदी जी आपको मालूम पड़ जाए कि देखो इन 2 नामों के पीछे किसका नाम है। उन्होंने और जो एक इंपॉर्टेंट बात कही वो ये कही कि जो भारत की नींव है किसान और खेती, उसको खोखली कर रहे हैं ये। अमेरिका में खेत बड़े बड़े हैं, मशीनीकरण है, वहां भारत की जोत छोटी है। आप वहां का सारा माल यहां ले आओगे, कृषि उपज, यहां का किसान पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। तो आज केरल की रैली उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रही, और अभिषेक सिंघवी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने आज ये बता दिया कि कहीं भी कांग्रेस में इसको लेके कोई न संकोच है न कांग्रेस डर रही है। सिंघवी के शब्द थे कि किसी को गलतफहमी हो तो निकाल दे, हम बराबर लड़ेंगे, लड़कों के हम साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। जो सबसे ज़रूरी मैसेज था देना, मीडिया भी यही कह रही है। आज जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो मीडिया कैसे सवाल कर रहा था उनसे, शर्म आ रही थी। मीडिया उन लड़कों से कह रहा था कि आपको शर्म नहीं आ रही? लड़कों को क्यों शर्म आएगी? लड़कों ने अपनी आवाज उठाई है, और सिंघवी ने कहा कि आवाजें उठेंगी, लगातार उठती रहेंगी ये आवाजें। विरोध का स्वर उठाना शर्माने की बात होती है? जो उदय भानु चिपकी मां ने कहा वो सबसे बड़ी बात है। उसने कहा कि न केवल मेरा लड़का, सारे लड़के, कोई गलत नहीं। एक मां के तौर पे वो सामने आई है। कल परसों भी बोला था हमने उसको, मदर, गोरकी की मदर जी, ऐसे ही खड़ी हुई थी वो भी, और उसने भी बिल्कुल उसी रूप में खड़े होकर बताया है, मां के रूप में, अपने लड़के के साथ, और न केवल अपने लड़के के साथ, उन सारे लड़कों के साथ जो सच के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो युवाओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, जो अमेरिका के साथ हुई डील के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये जो था आज एक अच्छा मैसेज गया है, और इस मैसेज का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही था कि सबको मालूम पड़ जाए कि कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस इस लड़ाई को पूरी तरह से लड़ेगी। जी जी जी, कांग्रेस की लड़ाई, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी आखिर क्यों, कहां, कैसे उनकी फजीहत हो रही है, मोदी सरकार की कैसे फजीहत हो रही है। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे आप देखते हैं नरेंद्र मोदी का ये जो इजराइल दौरा है,
और इसमें वो खासकर वहाँ की इजरायली संसद में जो भाषण है उसके काफ़ी अलग अलग मुद्दों पे चर्चा हो रही है। चर्चा वो मदरलैंड और फादरलैंड पे भी हो रही है, सब अलग अलग ढंग से बातें चल रही हैं। लेकिन ओवरऑल इस यात्रा को कैसे आप देखते हैं? देखिए, वो दिखाई दे रहा है कि यात्रा दबाव में हुई है। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? कल पवन खेड़ा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत तैयारी के साथ थी, बहुत सूचनाएं थी उसमें, और बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने केस बिल्ड किया कि नरेंद्र मोदी की यात्रा क्यों हुई है इजराइल। दूसरी बात कि भारत की विदेश नीति क्या होगी, इसका फैसला भारत में होगा, इसका फैसला बाहर नहीं होगा, विदेश की किसी संसद में नहीं होगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वो हमारी 6 दशक 7 दशक की विदेश नीति को उलट दिया उन्होंने कल वहां पे। हम तो 2 स्टेट थ्योरी पर चलने वाले देश हैं, अभी भी हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी वही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भारत की विदेश नीति के खिलाफ हो गए? ये प्रधानमंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को अख्तियार नहीं है कि विदेश की धरती में जाके आप भारत की विदेश नीति को आप बदल दें, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाएंगे। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि किस तरीके से कोई भी देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और अब आप इस तरीके के काम करेंगे कि जिस नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से, आईसीसी से, वो किसी यूरोप के किसी देश में जा नहीं सकता, गिरफ्तार हो जाएगा जी। उसको आप स्वीकारता दे रहे हैं। जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ने 100 से ऊपर देशों का जिसमें मेंबरशिप है, उस कोर्ट ने कहा हुआ है कि अपराधी है, आप उसको स्वीकारता दे रहे हैं। जाकर अमेरिका जाता है वहां पे, वो अमेरिका जाते हैं, वो अमेरिका और इजराइल की एक अलग प्रकार की दोस्ती है जी। उनका अलग प्रकार का लेन देन है। वो तो इजराइल को एक कॉलोनी की तरह यूज करता है। आपकी तो एक इंडिपेंडेंट विदेश नीति होनी चाहिए, वो नहीं हुई, और पूरी दुनिया आलोचना कर रही है जिस तरीके का नरसंहार किया इजराइल ने फिलिस्तीनियों के साथ। आप उस नरसंहार के पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपने कुछ बोला नहीं उसके खिलाफ। कौन रोक रहा है आपको बोलने को? तो ये कि बहुत ही जिसको क्या अफसोसनाक चैप्टर है भारत की विदेश नीति का। दूसरा कि राहुल गांधी की जो लड़ाई है, राहुल गांधी ने जो आज कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। देखिए, इस देश में राहुल गांधी संविधान को लेके पिछले 5-6 साल से वो लड़ रहे हैं, पॉलिटिकल विमर्श पैदा कर रहे हैं, किसानों की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी मदर ऑफ ऑल बैटल्स है, क्योंकि जो भी अधिकार के लिए लड़ेगा उसको प्रतिरोध करना पड़ेगा। प्रतिरोध की आजादी भारत का संविधान देता है, जिसको पुलिस राज के जरिए आप कर सकते हो। किसी भी उल्टी पिल्टी धाराओं में आप किसी को बंद कर देते हो, जमानतें नहीं होती। तो ये जो राहुल गांधी लड़ाई छेड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये आगे शेप कैसे लेती है, क्योंकि इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में तमाम तरीके के स्ट्रगल्स, चाहे वो आंगनवाड़ी महिलाओं का हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो छात्रों का हो, चाहे वो मजदूरों का हो। अभी आप देखिए कि ऑयल रिफाइनरी के मजदूर भी वर्कर्स सामने आ गए जी। हर फैक्ट्री में, हर जगह पे एक प्रतिरोध की गुंजाइश है। इसी पे हमारा लोकतंत्र चलता है।
उसको आप पुलिस के जरिए क्रश करते हो। तो ये हजारों लड़ाइयां जो इस देश में चल रही हैं, उनको राहुल गांधी के इस बयान से ताकत मिलेगी और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स को उन सब प्रतिरोध की ताकत मिलेगी। ये टू वे रिलेशनशिप होगा और वो सारी जो फोर्सेस हैं, डेमोक्रेटिक प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस इस देश में, उनको एक जरिया मिलेगा एक बड़ी। इसलिए मैं कहा कि ये मदर ऑफ ऑल पॉलिटिकल बैटल्स होगा। इसको कैसे डेवलप करते राहुल गांधी, ये देखना होगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरठ के भाषण को मैं वापस लाना चाहता हूँ यहाँ पे। वो बहुत लैंडमार्क भाषण है नरेंद्र मोदी का, वो ऐतिहासिक है। वो नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि मैं पॉलिटिक्स में नंगापन करूंगा। मैं उन्हीं की शब्दावली में, हमारी आपकी ये शब्दावली नहीं है और न्यूज चैनल पे बैठ के ये शब्दावली का इस्तेमाल भी नहीं होता है, लेकिन ये खुद उनका ही वक्तव्य है। उन्हीं की शब्दावली से उधार लेके मैं बात कर रहा हूं। तो अब आप राजनीति करनी है विपक्ष को, संविधान के अंतर्गत करनी है, नॉन वायलेंट तरीके से करनी है जी। तो आप किसी नंगे को कैसे शर्मसार करोगे? तो इसलिए आप देखिए कि तमाम सारे जो आरोप लगते हैं वो मोदी जी पे उसका कोई असर नहीं होता है। वो उन्होंने मेरठ में बता दिया कि असर क्यों नहीं होता है। आप नरेंद्र मोदी को शर्मसार नहीं कर सकते। लोकराज के दायरे में उसके बाहर है वो कुछ भी बोलेंगे। वो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कह सकते हैं किसी को, वो कांग्रेस की विधवा भी कह सकते हैं किसी को, वो भैंस उठा कर ले जाएंगे ये भी कह सकते हैं, मुजरा करेंगे ये भी कह सकते हैं। तो वो लोकराज के दायरे के ऊपर है, तो उनसे लड़ाई जो है वो एक नए तरीके से लड़नी होगी। तो लोकराज, जिसको लोकराज की परवाह नहीं, उससे कैसे लड़ेंगे आप? जी। जो उसको ताकत दे रहा उसके पास लोकराज है। जो उसको ताकत दे रहा, चाहे वो हिंदू अपर कास्ट है जो कि 90% उनके साथ है, खड़ा दिखता है। वो मीडिया है, गोदी मीडिया उन्होंने क्रिएट किया है। एक कॉर्पोरेट का एक वर्ग है जो कि उनके साथ खड़ा है। इनको लोकराज की परवाह है, इनको आप शर्मसार कर सकते हैं। तो लड़ाई वहां होनी चाहिए जिसको कि अगर आप बैटलफील्ड की टर्मिनोलॉजी में कहें कि सप्लाई लाइन काटिए आप। तो इसलिए राहुल गांधी का ये जो वक्तव्य है इसको मैं बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ कि ये इस लड़ाई को, पॉलिटिकल जो बैटल है इस देश में, उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की गुंजाइश मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं। राहुल गांधी इसको किस लेवल पे, किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? जरा शकील जी आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं। शकील जी, राहुल गांधी की सियासत और उसमें भी पिछले दिनों लगातार हम लोग देख रहे हैं काफ़ी अग्रेसिव दिखाई देते हैं राहुल गांधी, और आज का भाषण भी उनका जो केरल में भाषण उन्होंने दिया है उस भाषण को भी आपने सुना होगा। वहाँ भी कल भी परसों भोपाल में और उसके अलावा समय समय पर उनके ट्वीट्स, उनके बयान वो सब आ रहे हैं। ज़रा यहाँ पर कांग्रेस की इंटरनल और उसमें भी खासकर राहुल गांधी की, क्योंकि विपक्ष में ये साफ दिखाई दे रहा है कि जो लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं वो लड़ाई विपक्ष में और कोई दूसरा नेता, मैं सिर्फ विद इन कांग्रेस पार्टी नहीं कह रहा हूँ, मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, कोई दूसरा नेता लड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है। यहाँ पर दोनों की रणनीतियों का ज़रा यहाँ पर विश्लेषण कीजिए। लड़ाई राहुल बिल्कुल सीधी कर दी है कि जो भी मोदी से लड़ना चाहते हैं उन्हें उन मुद्दों पे साथ आना पड़ेगा जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। राहुल गांधी व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो ये नहीं कह रहे कि मेरे साथ आओ, वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने यूथ कांग्रेस के साथियों का समर्थन किया, गोदी मीडिया ये समझ रहा था कि राहुल उनका समर्थन नहीं करेंगे। आज भी ये सवाल कर रहे थे वो कि 3 घंटे और 40 मिनट लेट ये वाला वक्तव्य आया, 1 घंटे 48 मिनट लेट ये वक्तव्य आया, फिर उसने ये कहा और उसने ये नहीं कहा और वो ये कह रहा है। इन सब का कोई मतलब नहीं है। राहुल पहले दिन से उनके साथ खड़े हुए हैं।
राहुल ने कहा उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे बब्बर शेर हैं, उन्होंने आवाज उठाई और ये आवाज उठती रहेगी। ये जो मैसेज है ये मोदी जी को सबसे ज्यादा परेशान करता है। मोदी जी चाहते हैं कि जिस तरह से सारी संस्थाएं डरी हुई हैं उस तरह से विपक्ष, और विपक्ष में भी खासतौर से कांग्रेस, और कांग्रेस में से भी खासतौर से राहुल जो है डरे हुए रहें। लेकिन राहुल डरने वालों में से नहीं है, वो उस परंपरा के हैं जो कांग्रेस की परंपरा रही है और जिसमें उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। दूसरी उनकी पारिवारिक परंपरा रही है, मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तक, तो उसमें डर नाम की कोई चीज नहीं है। तो यही बात मोदी जी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। तो मोदी जी शरण लेने के लिए इजराइल तक चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल वहां विदेश नीति करके, वो विदेशों में माहौल बना के वो भारत में अपनी स्थिति ठीक कर लेंगे। कि वहां की संसद में भाषण दे रहे हैं, यहाँ का गोदी मीडिया बहुत शोर मचा रहा है, ये नहीं बता रहा कि मोदी जी के खड़े होते ही वहां का विपक्ष जो है वो वॉकआउट कर गया। और किसी ने उस विपक्ष को देशद्रोही नहीं कहा, कहीं नहीं कहा, ना अमेरिका ने कहा, ना इजराइल ने कहा कि वो देशद्रोही। कह नहीं सकते, सरकार हिल जाएगी। लेकिन यहां कह देते। यहां अगर कोई विदेशी या संसद में आ जाता मोदी जी के साथ और विपक्ष किसी अन्य कारण से भी बाहर चला जाता, तब तो क्या तमाशा होता। अभी यूथ कांग्रेस का जो मुद्दा है ये कोई मुद्दा ही नहीं है। कांग्रेस बहुत अच्छी तरह समझा रही है, मगर लोगों की समझ में कैसे आए? क्योंकि समझ में तो वही आ रहा है जो बार बार उसको दिखाया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है गोदी मीडिया के जरिए। कि उन लड़कों को शर्म आना चाहिए, राहुल को शर्म आना चाहिए, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। किस बात की शर्म आना चाहिए? सार्वजनिक जगह पे अपना मुद्दा उठाना कौन सा अपराध हो गया? वो यार सिंघवी ने कहा ना, कौन सा क्रिमिनल एक्ट है ये जरा बताओ तो। तुम धाराएं लगा दोगे, धाराएं लगाने से नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या हो गया। हमेशा से इस तरह के आंदोलन चलते रहे। उन्होंने गांधी जी का भी जिक्र किया, पूरी दुनिया में चलते हैं इस तरह के आंदोलन। और ये शर्ट उतारने की बात जो है, मतलब वही समस्या ये है ना कि लोगों के जहन में एक नैरेटिव बैठा दिया गया है। और आज वास्तव में ये हालत है, बहुत बुरी हालत है कि लोगों को कुछ नहीं मालूम। लोगों को वही मालूम पड़ता है जो वो बता रहे हैं, जो वो दिखा रहे हैं। अरे कर्मचारी आंदोलन में तो हमेशा शर्ट उतारी जाती है, जाने कितने कर्मचारी आंदोलन में उतारी गई है। मजदूर आंदोलन में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो कर्मचारी आंदोलन होता है, केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, उनके आंदोलनों में तो हमेशा शर्ट उतारी जाती है। शर्ट उतारना तो एक प्रतीक है, और उसको इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इन्होंने। तो जहां तक राहुल का सवाल है, राहुल पे आप और तमाम आरोप लगा सकते हैं, तमाम में कमियां ढूंढ सकते हैं, लेकिन कोई यह नहीं कह सकता कि राहुल डर जाएंगे। कोई यह नहीं कह सकता कि राहुल जो है वो सिद्धांतों से अलग हट जाएंगे। उनके सिद्धांत हैं जो कांग्रेस के सिद्धांत हैं, उन पे वो लड़ रहे हैं। वो किसान के लिए, मजदूर के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, सच्चाई के लिए, और वो लड़ते रहेंगे। अभी केरल में उन्होंने यही बोला ना कि भारत की खेती को मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा। अमेरिका के कृषि उपज अगर यहां आ गए तो भारत की खेती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने तुलनात्मक अध्ययन करके बताया पूरा का पूरा कि अमेरिका का खेत कैसे, और सबको मालूम है, ये बहुत बड़े बड़े खेत है वहां, तो सब्सिडी भारी है वहां पे। और यहां पे क्या है, छोटी जोत का किसान है, 2 बीघा, 1.5 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा। भारत की तो कृषि व्यवस्था की हालत वैसे ही बहुत खराब है। तो राहुल जो है आज एक उम्मीद की किरण है। और राहुल ने कल कहा था, मैंने चैलेंज किया है कि अगर मोदी जी में दम है तो डील कैंसिल करके बताएं। तो डील जो है वो किसान विरोधी है, वो छोटे और लघु उद्योग के विरोधी है, वो देश के विरोध में है। और आज भी राहुल ने कहा कि डील की क्यों, उन्होंने वही बताया कि 4 महीने से पेंडिंग पड़ी हुई थी। राहुल ने पूरा बोला आज केरल में। अचानक क्यों?
एपिस्टीन फाइल। और राहुल ने साफ कहा कि नाम है आपका उसमें, 35 लाख फाइलें और हैं, इसका जवाब दें। और राहुल इस बात को कम से कम 4-5 बार दोहरा चुके हैं कि मोदी जी को खुद आके इस बात का जवाब देना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाई जो पहली एक बार नाम आया है वो इसी इजराइल के संदर्भ में तो आया है, उसी इजराइल में वापस पहुंच गए वो। यहीं के बारे में तो लिखा था कि इजराइल में जाके नाच गाना किया, उसका भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। भारत का